हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए आर्मी चीफ के बारे में। इस हवाले से एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान को एक नया आर्मी चीफ मिल चुका है। जनरल बाजवा के दौर का खात्मा हो चुका है और आसिम मुनीर का राइज हुआ है। बैड न्यूज़ इस हवाले से क्या है वो हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो एंड पर जब आप तज्जिया सुन लेंगे ना सारा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बैड न्यूज़ क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आसिम मुनीर का थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मिलिट्री में क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के चैलेंजेस के हवाले से, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर इनको सख्त काम करने की ज़रूरत होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे करंट मिलिट्री लीडरशिप का माइंडसेट और ऑब्वियसली बैड न्यूज़। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक ओटीएस से है, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला। ये पाक आर्मी ने बनाया था ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कि एक तो हमारी मेन जो एकेडमी है पाकिस्तान आर्मी की वो एबटाबाद में है, पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, जो अभी आपने सिनफे आहन में भी देखी, जो बाकी जो और ड्रामाज में भी दिखाई जाती है। वहाँ से आर्मी के जवान तैयार होते हैं लॉन्ग कोर्स में। तो यहाँ पर एक शॉर्ट कोर्स होता था ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला में, जो शायद अब कंटिन्यू नहीं रहा। यहाँ पर 10 महीने का कोर्स होता था। तो पहले तो बहुत से एनालिसिस ऐसे आ रहे थे कि आसिम मुनीर, ये जितने भी नाम आए थे ना, जितने भी कैंडिडेट्स थे नए आर्मी चीफ के, तो पहले ये बात आ रही थी कि ये चूंकि ओटीएस से इनका बैकग्राउंड है तो ये नहीं बनेंगे, मतलब पीएमए काकूल वाले ही बनेंगे। और जो बाकी कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादातर कोर्समेट्स थे ये साहिर शमशाद मिर्ज़ा, अजहर अब्बास और जनरल फैज़ वगैरह। और इनका ताल्लुक बचपन से उन जनरल से नहीं था जो हमने देखे लिस्ट में, और इसलिए कहा जा रहा है कि इनका जो राइज हुआ है एज अ न्यू आर्मी चीफ वो बड़ी एक यूनिक बात है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जिनको पिफर्स भी कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है। तो ज़्यादातर पाक आर्मी की अगर हम हिस्ट्री देखें, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं, जो जनरल्स आए हैं, वो ज़्यादातर बलोच रेजिमेंट से आए हैं। बलोच रेजिमेंट के जो मशहूर जनरल्स हैं उनमें कियानी, बाजवा, याहिया, असलम बेग, जनरल फैज़, इन सब का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। और आसिम मुनीर कहाँ से आए हैं? फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से, पिफर्स। आसिम मुनीर का जो ऑपरेशनल बैकग्राउंड है, जो इनका एक्सपीरियंस है आर्मी में, वो बड़ा वसी है। तो ये तो हमने देख लिया कि इनका ताल्लुक ओटीएस से था, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, रेगुलर जो पीएमए काकूल है उससे नहीं था। और उसके बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। तो दोनों जो बैकग्राउंड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पास्ट में कम रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि आसिम मुनीर बड़ा पीछे से आए हैं। मज़ीद इनके ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी बड़ा यूनिक है। आप देखें, हमारी जो 2 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एमआई और आईएसआई, दोनों को इन्होंने लीड किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसका काम होता है मिलिट्री के अंदर भी सारी जासूसी करना, इसके अलावा जो बाकी दुश्मन मुल्क की जो मिलिट्रीज होती हैं उनको काउंटर करना, ऑब्वियसली उसका मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोल होता है। और आईएसआई का जो रोल होता है वो काफ़ी वसी होता है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो आईएसआई के भी ये हेड रहे हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी। आईएसआई के ये चीफ लगे थे इमरान खान की जब हुकूमत आई थी, तकरीबन उसके आसपास ही लगे थे, लेकिन तकरीबन 6 माह बाद इनको सर्विस से रिमूव कर दिया गया था और इनकी जगह जनरल फैज़ को लाया गया था, डीजी आईएसआई। और उस हवाले से डिफरेंट थ्योरीज हैं, उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता कि इनको क्यों रिमूव किया गया था। इनके इख्तलाफात बाजवा से थे या इमरान खान से थे, ये और भी बड़े लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं। डीजी आईएसआई के ओहदे से जब ये फारिग हुए तो इनको गुजरांवाला का कोर कमांडर बनाया गया। उसके बाद ये जीएचक्यू में एज अ क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए। इसके अलावा इन्होंने पाक आर्मी के ट्रूप्स की कमान संभाली हुई है फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में एज अ ब्रिगेडियर। उस वक्त वो जनरल बाजवा के अंडर थे, क्योंकि जनरल बाजवा उस वक्त 10 कोर के कमांडर थे। 10 कोर, रावलपिंडी कोर इसको कहा जाता है। और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो भी 10 कोर के अंडर ही आते हैं। तो नॉर्दर्न एरियाज में भी आसिम मुनीर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड है आपकी सियाचिन, और वो जो सारा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर भी इन्होंने कमान संभाली हुई है पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स की। तो यहाँ से इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि मिलिट्री किस तरह काम करती है। उसमें इनको बहुत वसी तजर्बा है। आप देख लें इंटेलिजेंस के जो दोनों आर्म्स हैं,
MI और ISI और नॉर्दर्न एरियाज, ये चीज़ इनके जो ऑपरेशनल क्रेडेंशियल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। जैसे जनरल अजहर अब्बास को हमने देखा था, उनकी एक्सपर्टीज़ थी ज़्यादा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, और जो जनरल नुमान थे उनकी जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ थी। अब आते हैं न्यू आर्मी चीफ के चैलेंजेस की जानिब। इस हवाले से हमने पॉडकास्ट चैनल पे एक डिटेल पॉडकास्ट भी किया है तैयब साहब के साथ, उसको आप लाजमी देखिए, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसमें तो ऑब्वियसली हमने डिटेल में बात की, यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ेंगे। सबसे पहला चैलेंज तो ऑब्वियसली होगा रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो इदारों पे शदीद तनकीद हुई है पिछले कुछ माह में, और जो लोगों का गुस्सा है, जो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उस हवाले से इनको काम करना होगा कि जो एक बॉन्ड है पब्लिक और आर्मी के दरमियान, उसको किस तरह वापस उसको ठीक करना है, वो जो एक डेंट पड़ा है उसको किस तरह फिक्स करना है। और ऑब्वियसली इसमें फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं, डिफरेंट सबकी राय होती है, कोई कहता है इसमें मज़ीद सख्त हो जाना चाहिए, जैसे जी आपको मतलब मुकदमे करने चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहिए। दूसरी तरफ से ये आवाज़ आती है कि आर्मी को थोड़ा सा ज़रा सुकून से बैठना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करना चाहिए कि यार सोचें कि गलती कहाँ पर हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा PR की डोमेन में, रेपुटेशन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, लोगों का गुस्सा किस तरह ठंडा करना है। दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जिसको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, मैंने बहुत से तज्ज़ियाकारों को सुना है, ये पॉइंट अभी तक किसी ने रेज नहीं किया, और वो ये है कि आसिम मुनीर किस तरह पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इसी साल, ज़्यादा दूर नहीं, इसी साल जनवरी में इसको पब्लिश किया गया था, और उस तकरीब में इमरान खान भी थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा आपकी पूरी कैबिनेट थी और मिलिट्री की पूरी लीडरशिप थी वहाँ पर। जनरल बाजवा भी मौजूद थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, और DG ISI नदीम अंजुम भी थे। तो ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ने जिसको 7 साल लगाए जिस पॉलिसी को तैयार करने में, क्या हम उसको रद्दी की टोकरी में तो नहीं फेंक देंगे। उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी उस पर किस तरह अमल करना है, और ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो, उसमें फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो क्या आसिम मुनीर उसको बिल्कुल रद्द कर देंगे या कोई नई पॉलिसी लाएंगे या उस पर फिर अमल करेंगे। लेकिन अभी तो वो पॉलिसी पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, तो उसमें वो क्या कहती है, ज़रा हम उसको भी रिविजिट करते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी बड़ी डिटेल में। उसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे ऑब्वियसली वो क्या थे कि पीस, रीजनल कनेक्टिविटी, CPEC को पाकिस्तान की तरक्की का जामिन करार दिया था, और ये कहा था कि डेमोक्रेसी को हम मजबूत करेंगे सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, इसका क्या मतलब है कि आम आवाम की इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी। यहाँ पे लोगों के कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, नंगा नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ इनको देखनी है कि इसी साल ये पॉलिसी आई है जनवरी में, लेकिन बीच में बहुत से अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं बहुत से लोगों के साथ। तो हमने ये देखना है कि क्या स्टेट अपने वादे पर पूरा उतरती है कि नहीं, और इसमें आसिम मुनीर का एक किरदार होगा, फ़ौज का एक रोल होगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के अवाम की जहाँ पर इज्जत हो, ये खुद पाकिस्तान की स्टेट मान चुकी है। जनरल बाजवा साहब भी ये बात मान चुके थे उस वक्त भी कि बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने खुद कहा कि ये अब सिर्फ टैंकों और बंदूकों की बात नहीं रहेगी, बॉर्डर्स की बात नहीं रहेगी, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया गया था, उस पर किस तरह अमल करना है, किस तरह पाकिस्तान का जो रीजनल कनेक्टिविटी का गोल है वो उसको कंप्लीट करना है, और वो पीस के बगैर नहीं होगा। पीस के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्क के अंदर अपने लोगों से कन्फ्रंटेशन कम से कम की जाए, तब भी ऑब्वियसली पीस आएगा ना। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तब भी बनेगा जब आपके लोग ही नहीं खुश होंगे। तो क्या पीस और क्या रीजनल कनेक्टिविटी, क्या ट्रेड और फिर क्या डिफेंस, सारी बातें बाद में आ जाती हैं जब अवाम आपकी खुश नहीं होगी। तो इस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारा जो ट्रेडिशनल डिफेंस है, जो कन्वेंशनल जो हमारी डेटरेंस है, उस पर किस तरह काम करना है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे। वो आसिम मुनीर को मेरे से बहुत ज़्यादा पता होंगे, लेकिन ये हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल चैलेंजेस भी इनके चैलेंजेस का हिस्सा होगा। इंटरनल पॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली है ही है। भारत इस वक्त आप देखें, अभी 2 दिन पहले उनकी जो नॉर्दर्न कमांड है उसके एक जनरल का बड़ा धमकिया में इस पैगाम आया है
कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसको वापस ले लेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ये देखना है कि वो भारत भी हमारे यहाँ देख रहा है सारी डेवलपमेंट्स बड़े गौर से, और पाकिस्तान में जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं वो उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और उसको वो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू। तो उसको भी काउंटर करना है। साइबर डोमेन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर अगर हम अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो फिर लातादाद चैलेंजेस हैं। देखना ये है कि किस तरह तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसको किस तरह कंट्रोल करना है। जो दहशतगर्द आ रहे हैं अफगानिस्तान की साइड से जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, किस तरह उनको मैनेज करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें रीजनल कनेक्टिविटी, सी पैक, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, ये इनके ऑब्वियसली होंगे ट्रेडिशनल चैलेंजेस जो आपकी हाइब्रिड वॉरफेयर के जो चैलेंजेस हैं उससे डिफरेंट हैं। इसके अलावा एक और चैलेंज है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक तो इनसे नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है आर्मी लीडरशिप ने इकॉनमी के हवाले से। बाजवा साहब तो बिजनेसमैन से मिलते होते थे, तो इकॉनमी को भी दुरुस्त करना होगा। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स उन सब की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक आ जाता है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, इसमें ये लिंक्ड है ना। ऑब्वियसली इकॉनमी भी डिफेंस है, अगर इकॉनमी बढ़ेगी तो आपका दिफाई बजट भी बढ़ेगा। ये मैंने इस वीडियो में बात की थी कि साजगार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वही बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि लोगों को कितना यहाँ पर सुकून है। लोगों को अगर सुकून नहीं है तो बदअमनी फैलेगी, लोग सबको गालियाँ देंगे फिर। तो इकॉनमी को बेहतर होने की ज़रूरत है। लोगों को ज़रा ठंडा करें। लोग कब ठंडे होंगे? जब लोगों को यहाँ पर रोज़गार के मौके मिलेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तभी इकॉनमी बढ़ेगी, नहीं तो इकॉनमी के मसाइल भी नहीं हल होने वाले। आपने खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए, भारत का दिफाई बजट देखते हुए अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीदना है, ये सब कैसे होगा? ये तब भी होगा जब इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आने वाले दिनों की। बाजवा साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में ये कहा कि आर्मी ने अपना कैथारसिस कर लिया है, यानी कि आर्मी ने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया। अब ये पॉलिटिशियंस का काम है कि वो भी ज़रा मिल बैठें और अपनी गलतियों को रिविज़िट करें। ये बाजवा साहब एक लेक्चर दे रहे थे पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियंस को, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, गलतियां, उनको सुधार लिया है, अब हम कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हमारी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अवाम अब खोखले नारों पर यकीन नहीं करने वाली। लोगों की जो अवेयरनेस है ना, जो अवेयरनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो डिजिटल मीडिया है ना, इसने जो पावर कॉरिडोर्स हैं इनको हिलाकर रख दिया। हर चीज़ यहाँ हो गई है। जो पहले बंद कमरों में होती थी, रात की तारीकियों में होती थी, वो सब सामने आ जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है। लोग आपके इस वक्त तपे बैठे हैं। आप देखें जो कुछ हुआ पेशावर में और लाहौर में, और जिस तरह बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में कहा, जी सिविल सोसाइटी को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए कि सिविल सोसाइटी और आर्म फोर्सेस आमने सामने आ गए हैं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। डिजिटल दौर में आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते सिविल सोसाइटी से कि कोई गलत चीज़ हो और वो उस पर आवाज़ ना उठाएं। और इस हवाले से भी एक जो मुझे फ़िक्र लाहिक है ना, ये पास्ट जो अब बाजवा साहब की भी हमने लास्ट तकरीर सुनी, और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISI के साथ, उसमें उनकी एक थिंकिंग पता लगती है। वहाँ पर DGISPR ने कहा, बड़े मतलब मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया में बहुत सी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो या ये चीज़ भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ और कोई सख्त रेगुलेशंस इस किस्म की चीज़ का सामना करना पड़े। मैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़ होती हैं, अब एक चीज़ बच गई है डिजिटल। अगर इसको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की या इसमें भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की कोशिश की, तो ये जो एक इंडस्ट्री है जो अभी थोड़ी सी ग्रो कर रही है, ये बिल्कुल बैठ जाएगी। और ये भी इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान की स्टेट ने नहीं हमें दी भी, ये बाहर के सारे इदारे हैं, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये गूगल और ये फेसबुक और ये टिकटॉक वगैरह। ये टिकटॉक मतलब ये चाइना से आया है। ये सारे बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी पैसा कमा रहे हैं। फाइवर है, फिर आपके ये जो इस तरह के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारी डिजिटल डोमेन भी हमारी स्टेट ने हमें नहीं दी, और स्टेट अगर इसमें भी कोई कदगन लगाने का सोचेगी तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात होगी।
ये भी हमें देखना चाहिए कि कितनी यूथ इस वक्त पाकिस्तान छोड़ने का सोच रही है। उनके पास डिजिटल के अलावा यहाँ पर कोई और उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास्ट के बयानात को देखते हुए डिजिटल डोमेन के हवाले से हो सकता है कोई सख्त फैसले लेने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली फिर हम ये भी देखेंगे कि आवाम का एक पुश बैक भी आएगा, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है। अब मैं ट्विटर पर देख रहा था, कुछ लोग बड़ी उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि जी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बाजवा साहब का कोई कह रहा था बड़ा तारीक दौर था 6 साल का, वो गुजर गया और अब एक अच्छे दौर का आगाज़ होगा। तो इसमें मेरा यही है, मेरा यही मैसेज है अपने पाकिस्तानियों को जो हमारे दोस्त देख रहे हैं ये वीडियो, इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना समझें कि स्टेटस को का जो बिहेवियर है वो एक ही रात में बदल जाता है, एक ही तैनाती से बदल जाता है। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसमें एक जिसे कहते हैं हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हर इदारे ने, हर फर्द ने। ये सिर्फ इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जहत मुसलसल है, जिसे कहते हैं ना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है हमारी, जिसमें हमने हमेशा बेहतरी की जानिब बढ़ना है, आवाज़ उठानी है, कभी चुप नहीं होना और कभी मायूस इस हवाले से नहीं होना कि यार ये देखो जी ये नया आर्मी चीफ आया तो चीज़ें ठीक नहीं हुई। ये एक चीफ के आने से नहीं होगा ये ठीक, ना वो फरिश्ता है, ना वो किसी मतलब किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से आ गया है, वो पाकिस्तान से ही आया है, वो इसी सिस्टम से आया है, वो इसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। वो हमें उसकी हमारे से कुछ डिमांड्स होंगी और हमारी उनसे कुछ डिमांड्स होंगी। तो इसी तरह डायलॉग, ओपननेस, हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के मसले समझेंगे। तो इसलिए पॉइंट फिर वही आएगा कि जी अगर डिजिटल पे बहुत ज़्यादा कदगने लगाई तो फिर ये कम्युनिकेशन भी हमारी मुतासिर हो जाएगी, जो हम अपनी हर वीडियो में करते हैं अपनी स्टेट से। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। हम आज वो बातें करते हैं जो पिछले 3-4 साल पहले करने का सोच भी नहीं सकते थे। आज हम कहते हैं, नाम लेते हैं, सबके नाम लेते हैं, तनकीद करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, बहुत कुछ बोल रहा हूँ मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। तो चेंज आता है ग्रेजुअली, इसमें इदारों को अपनी पावर को कंसीड भी करना पड़ेगा और लोगों को भी अपने बिहेवियर्स चेंज करने होंगे। सिर्फ इदारों पे नहीं छोड़ना। आप देखें आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में आप किस तरह लोगों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जिनके पास थोड़ी सी पावर है। सबको अपना अपना जो सिस्टम है बदलने की ज़रूरत है। ये एक चीफ से सिस्टम की तब्दीली नहीं होगी। हाँ, पॉलिटिक्स में एक बात का मैं बता दूं कि लोग अब उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो लोगों के साथ सिंसेयर नहीं होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। वो दौर गुजर गया। वही बात है ना कि लोगों को धोखा देने वाला, डील्स करने वाला, पैसे की लेन देन, ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। और इसी वजह से आज जो हम देख रहे हैं, जो गालियाँ पड़ रही हैं इस हुकूमत को, यही वजह है कि इनकी जो पॉलिटिक्स के तरीके हैं वो बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत पुराने हैं। जोड़ तोड़, पैसों की लेन देन, रिश्वत, ये चीज़ें अब पाकिस्तान की आवाम बड़ी बुरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। इसलिए आवाम के पल्स को समझने की ज़रूरत है। ये जो यंग जनरेशन है जिसकी हम बात करते हैं, 63%, ये सब डिजिटल मीडिया पर है और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। 2030 तक आप देखना गेम होती क्या है। तो इसलिए जो जितनी जल्दी चेंज ले आएगा अपने अंदर, उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी अडेप्ट करेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। अब देखें ना, एक इंसान जो एक दिन पहले इस मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स था, वो 1-2 दिन में उसी मुल्क का मोस्ट इररेलेवेंट इंसान बन जाएगा। इसे कहते हैं कुदरत का निज़ाम। और डिजिटल मीडिया भी कुदरत का ही शायद एक तोहफ़ा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। तो जो पावर होती है ना, जो ताकत होती है, वो कभी परमानेंट नहीं होती। ये पावर कॉरिडोर्स को समझने की ज़रूरत है। ये जो ताकत है ये अल्लाह की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है, ये इख्तियार उसका दिया हुआ है। तो उसको अगर आप अब्यूज़ करेंगे तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे, ना सिर्फ मुल्क के साथ बल्कि अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे। इस पावर का सही इस्तेमाल करना है, जो भी पावर में आए। जैसे जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमने अपना कैथारसिस कर लिया है। देखने वाली चीज़ ये होगी कि सिस्टम ने किस हद तक अपना कैथारसिस किया, किस हद तक अपना एनालिसिस किया है। ये वक्त बताएगा क्या सिस्टम ने गलतियों से कुछ सबक सीखा या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या समझते हैं। आपके हिसाब से क्या सिस्टम ने कुछ सबक सीखा है या चीज़ें वैसे ही उसी नागवारी के साथ आगे बढ़ेंगी और तलखियों में इजाफा होगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।